सड़क छाप राजनीति का जो नमूना हमने देखा। हमारा नेता तो कुछ बोला ही नहीं, तो क्या करें, तो चलो धक्का मुक्की कर लेते। इस सड़क छाप राजनीति के नायक कौन है, खलनायक कौन है? लेकिन जो दिख रहा है, राहुल गांधी उसकी अगुवाई करते दिखे। वहां संसद की सीढ़ी पर खून गिरा है। राहुल और प्रियंका ने बहुत निराश किया। 90 मिनट के भाषण में से 12 सेकंड की क्लिप काटकर, क्लिप कटुआ कुछ चिरकुट टाइप लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ताइक्वांडो की मैट नहीं है, ये संविधान का वो मंदिर है। तो क्यों राहुल गांधी गए? इसका मतलब वो मंशा थी कि धक्का मुक्की हो। तिलमिलाहट, तिरस्कार, तमतमाहट, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको संसद के अंदर, सारी लड़ाई जो है ना, वो हिंदू पहचान पर हमले की है। राज संविधान कोई खिलौना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। तो राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में बहुत कुछ नहीं, लेकिन इतना ज्यादा कुछ है कि सब कुछ संसद में है। और संसद में सड़क छाप राजनीति का जो नमूना हमने देखा, और ये सड़क छाप राजनीति के नायक कौन है, खलनायक कौन है, ये तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन सी आतुरता है, किस तरीके की हताशा है, और ये कौन सी राजनीति है कि माननीय गण संसद से लेकर संसद मार्ग थाने तक पहुंच गए। आखिर ये कहां तक गिरावट जाएगी? और इसके साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर जिनके नाम पर ये सब कुछ हो रहा है, तो उनको जो कल्ट बनाने की सियासत है, एक राष्ट्र नायक को भगवान बनाकर इस तरीके से उनके नाम पर विराग, देश फैलाने की जो है पूरी कवायद है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हर्षवर्धन, सीधे सीधे कुल मिला के जो संसद में हुआ, लेकिन जो नहीं होता हुआ दिखा, उसके पीछे की जो कहानी है, मैं चाहता हूं कि शुरुआत आप उससे करें। आप उस पर बहुत कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये देश को जानना चाहिए। और हम अपने शो में चूंकि खुलकर बात करते हैं, तो बिल्कुल खुलकर ही बात होनी चाहिए। हर्षवर्धन नहीं, बिल्कुल। और राजेश्वर, मुझे लगता है कि शायद देश तो अब जानने लगा है, अब बहुत कुछ उसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देश को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। भले मीडिया की डिबेट में थोड़ा कम हो गया हो, टीवी चैनल की चर्चा में थोड़ी सी कम हो गई हो, अखबारों की सुर्खियों में कम हो गया हो, लेकिन सबको ध्यान में है जिस दिन से जॉर्ज सोरोस के सोनिया गांधी से जुड़े होने, जॉर्ज सोरोस के राहुल गांधी से जुड़े होने, उसकी जिस दिन से एक चर्चा शुरू हुई, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो सांसद हैं पुरी के संबित पात्रा, उन्होंने जो कहा कि ये देशद्रोह जैसा है, उसका कोई जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया। अडानी अडानी के लोगो, अडानी अडानी की टी शर्ट, अडानी अडानी का बैग और पता नहीं फिर क्या क्या हुआ। लेकिन उस सब को छिपाने के लिए कोशिश चल ही रही थी, तब तक एक और गहरा घाव लग गया, या कहें कि बहुत गहरे उतर गया वो। और वो घाव लगाया किसने? जिसकी छवि भी थोड़ी आक्रामक है, जिसकी छवि भी थोड़ी तानाशाह जैसी है, और वो नाम है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह का संविधान पर राज्यसभा में दिया हुआ भाषण, वो राजकिशोर मुझे लगता है कि दोनों भाई बहनों को चुभा, पूरे इकोसिस्टम को चुभा, और चुभा हर उस सांसद को, हर उस व्यक्ति को जिसको लगा कि अरे ये तो हमारा नेता तो कुछ बोला ही नहीं, तो क्या करें, तो चलो धक्का मुक्की कर लेते हैं। और दुर्भाग्य ये, निश्चित तौर पर ये पुलिस की जांच में सामने आएगा, एजेंसी जांच करेंगी तब सामने आएगा। लेकिन जो दिख रहा है, राहुल गांधी उसकी अगुवाई करते दिखे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यह एलिवेशन तो हमने नहीं उम्मीद की थी। हमने तो सोचा था नेता प्रतिपक्ष के तौर पर थोड़ा ज्ञान आएगा, और मैं 3 शब्द कहता हूं: भाव भंगिमा, कार्य व्यवहार और संसदीय ज्ञान। इन तीनों ही पैमाने पर राहुल और प्रियंका ने बहुत निराश किया, या कहें कि निराशा से ज्यादा वो पूरी निराशा कांग्रेस पार्टी को दी। और उसका दुष्परिणाम ये कि यहां तक बात पहुंची, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, बिल्कुल सड़क छाप राजनीति हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण। नहीं, आप देखिए ना, जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं, इस बात का जरा थोड़ा सा मर्म समझिए। और बतौर पत्रकार और भारतीय नागरिक, क्योंकि हम लोगों ने संसद लंबे समय तक कवर की है, और ये जो आप लग रहा है, ये वहां संसद की सीढ़ी पर खून गिरा है। और ये जो खून ऐसा नहीं गिरा है, चूंकि कुछ लोगों के मुंह में बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी दायित्व बोध के जिस तरीके का सत्ता का खून लग गया है, उस खून की प्यास बुझाने के लिए ये वहां पर रक्त गिरा है। और उसके बाद जिस तरीके की भाव भंगिमाएं जो हर्षवर्धन ने की, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं। रिपोर्ट आएगी, पुलिस जांच करेगी, सब कुछ होगा, लेकिन मेरी तो चिंता जो जांच होगी और जो सामने आएगा, उससे ज्यादा यह है कि उससे पहले जो ये हुआ है, इसके पीछे क्यों और किस तरीके की सियासत चल रही है, उसको जरूर डिकोड करने की जरूरत है। उसको मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूं कि
हर्षवर्धन जब कह रहे हैं तो अमित शाह के लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया जिनकी छवि तानाशाह जैसी है। यहां पर वो कहने से वो गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन अमित शाह कह क्या रहे थे, उनकी क्लिप किस तरीके से काट के 90 मिनट के भाषण में से 12 सेकंड की क्लिप काटकर, कुछ क्लिप काटने वाले तत्व वो देश के नेता प्रतिपक्ष की सियासत को तय करते हैं, मुख्य विपक्षी दल की सियासत को तय करते हैं। तो जब जॉर्ज सोरोस का नाम आता है हर्षवर्धन, तो मैं लगता है कि फिर वहां सही है जी। वहां हम जाएं राजेश्वर, उससे पहले एक मैं रोकता हूं। हम्म, क्लिप कटुआ कुछ चिरकुट टाइप लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हम्म, लेकिन क्लिप कटुआ अगर एक पार्टी हो जाए, हम्म, क्लिप कटुआ देश की मुख्य विपक्षी पार्टी हो जाए, और मैं फिर कह रहा हूं, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा का भी आईटी सेल तो काटता है, बिल्कुल काटता है, दोनों आईटी सेल कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और आज का समय ऐसा है कि एक से एक कटिंग चलती है। हो सकता है कि हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे शो में से कोई एक हिस्सा काट ले, ठीक है, बिल्कुल आप काट लीजिए, जनता उसको संदर्भ में देखेगी। लेकिन ये जो क्लिप काटी गई है, ये संविधान पर हो रही बहस में, चर्चा में, सदन के भीतर है। ये प्रिविलेज बिल्कुल ऑफ राज्यसभा है, ये प्रेरोगेटिव है। और मुझे लगता है कि ये क्लिप कटुआ का जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उनकी आईटी सेल ने किया, ये ज्यादा खतरनाक है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप सोचिए कि ये किस किस्म की हताशा है, किस किस्म की जो है आतुरता है, और कितना परेशान है ये लोग कि इस स्तर तक चले आए। और भाई अगर आपत्ति थी ना, तो मैं सबसे पहले सवाल उठाता हूं कि 90 मिनट तक जब भाषण चला, तो उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर नेता जो वहां प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, वहां पर सोनिया गांधी और तमाम बड़े नेता थे, किसी को समझ में आया? बस एक बार वो खड़े हुए जब कहा, तो बल्कि अमित शाह ने उनकी और मजे ले लिए, बोले हाँ लीजिए लीजिए, हम तो चाहते हैं। और देखिए, बार बार वो एक कहावत कही जाती ना, एक कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मतलब मर्जी। अंबेडकर पर बात कौन कर रहा है? लुक हु इज स्पीकिंग। मतलब ये जो बातें कही जा रही हैं, कौन कह रहा है? जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके का जो आपने कार व्यवहार में, मुझे लगता है कि जो पूरी आज की डिबेट है, और जो बल्कि इस डिबेट नहीं, आज का जो पूरा परिदृश्य सियासी जो है, वो आपके उन 3 शब्दों के इर्द गिर्द ही पूरी तरीके से सिमटा हुआ है। लेकिन हर्षवर्धन, एक चीज मैं जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूं भारत से, लेकिन क्या करें, बाहर रहने के बाद भी ज्यादा भारत के अंदर हो गया हूं। लेकिन कुछ लोग भारत के अंदर रहकर भी भारतीय नहीं हो पा रहे हैं, उनका क्या करेंगे हर्षवर्धन? क्योंकि मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये जो उनका व्यवहार है, निश्चित तौर पर अमानवीय तो था ही था, गैर संसदीय तो निश्चित तौर पर था। राजनीति आगे जाएगी, कार्रवाई होगी, सीसीटीवी फुटेज आएंगे आएंगे नहीं, और तमाम चीजें कही जा रही हैं, लेकिन ये जो पूरी राजनीति बन गई है बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान सभा के चेयरमैन थे, ये जो उनको राष्ट्र नायक से, महानायक से भगवान बनाकर उनको एक जगह रख देने और उनके नाम पर कुछ भी कर देने की जो स्वतंत्रता है, जिस पद्धति का, जिस विचारधारा का विरोध करते रहे डॉक्टर अंबेडकर, आपको नहीं लगता है कि उसको कुछ सियासी लोगों ने हाईजैक करके एक अलग किस्म का नैरेटिव खड़ा करना शुरू कर दिया? मैं आपसे इस पर समझना चाहता हूं, क्योंकि आप इस पर काफी मुकर होकर बोल रहे हैं। देखिए, मैं पहले एक लाइन और संसद में जो धक्का मुक्की हुई उस पर बोल देता हूं, फिर इस पर बात जरूर करूंगा। प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया गया। अब प्रताप सारंगी ने साफ कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया किसी और सांसद को, वो उनके ऊपर गिर गए। अगर झूठ बोलना होता तो सीधे कहते कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का दे दिया। अब जो टीवी पर जो फुटेज आए हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि आक्रामकता थी। तथ्य के तौर पर यह है कि मकर द्वार पर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, भाजपा ने उस दिन किया। तो अगर मकर द्वार पर वो प्रदर्शन कर रहे थे तो आपको उसी जगह से जाने की क्या आवश्यकता थी? आमतौर पर यह तब होता है, बगल में रास्ता है हर्षवर्धन, वहां पे जो मैं वही बीजेपी वाली भी वही जाते हैं कह ना, रहा बगल हूं, से रास्ता है जी। क्योंकि आप भी छात्र राजनीति में खूब सब कुछ करके आए हैं, और मैं भी छात्र राजनीति में थोड़ा बहुत करके आया हूं। तो हम दोनों जानते हैं कि अगर कहीं पर कोई बैठा हुआ है, कोई समूह हो, कोई गुट हो, कोई पार्टी के लोग हो, तो वहां दूसरा जाएगा तो फिर तो झगड़े की नौबत आती है। जब वहां ये थे और उसी रास्ते से जाना है, जब सीआरपीएफ ने एक पैसेज क्लियर करा दिया था, तो क्यों राहुल गांधी गए? इसका मतलब वो मंशा थी कि धक्का मुक्की हो, इसका मतलब वो आप मंशा दरअसल थी। आप भूल गए हर्षवर्धन जी, वो जब संसद में बोलते हैं तो अपने बाइसेप्स बहुत अच्छे से दिखाते हैं, अपनी फिटनेस नहीं, का वो पूरा तो प्रदर्शन करते हैं, ताइक्वांडो भी दिखाते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि ये चंदगी राम का अखाड़ा नहीं है, ये ताइक्वांडो की मैट नहीं है, ये संविधान का वो मंदिर है जहां से तमाम 140 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं को मूर्त स्वरूप देना होता। बस वो जगह भूल गए, गलत जगह पर है, बिल्कुल बस मैं ये कह रहा हूँ, गलत जगह पर। बिल्कुल ठीक बात है। और प्रताप सारंगी जो उड़ीसा में जाने किस लिए जाते हैं?
ईसाई मिशनरियों को उस आदमी ने अकेले पस्त करके रखा है। हिंदुओं को ईसाई बनाने की जो कोशिश है, उसके रास्ते में वो कृषकाय व्यक्ति, वो मतलब मैं अगर ये कहूं कि दधीच जैसा दिखने वाला प्रताप सारंगी, वो व्यक्ति सामने खड़ा है। ये भी लोग कह रहे हैं। अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ऐसे लोग क्यों यूपीए शासन काल में प्रताड़ित किए जाते रहे, क्या या क्यों उनके ऊपर आरोप लगते रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो मुकेश राजपूत है वो कह रहे हैं ठीक है, उनका अपना आरोप अलग है कि भाई हमने सलमान खुर्शीद को हराया, लेकिन नागालैंड से जो महिला सांसद हैं एस फानोन कोन्याक, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि राहुल गांधी चिल्लाते हुए मेरी तरफ आए और इतना नजदीक आए कि मैं एक महिला के तौर पर असहज हो गई। मुझे समझ में नहीं आता। अब प्रियंका कह रही कि नहीं, उनका भाई धक्का दे नहीं सकता है। कमाल है ये। मतलब एक महिला सांसद इतना कुछ बता रही है और उसकी बात पर यकीन तक नहीं कर रहे हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, ये जो फासिस्ट चेहरा है, ये जो हिपोक्रेसी है, इस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। और खास बात जानते हैं क्या हर्षवर्धन, जैसे सड़क छाप राजनीति, मैंने ऐसे नहीं कहा, सड़कों पर जब घरों में, जब दो मोहल्लों में या दो घरों में झगड़ा होता है ना, तो क्या होता है कि एक व्यक्ति जाता है एफआईआर कराने, दूसरा काउंटर एफआईआर कराने चला जाता है। प्रियंका गांधी ने, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी ने जो बोला मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कि उनको गिरा दिया गया, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए, वो कह रहे हैं कि वहां पर भीड़ लगी थी और काफी शोर शराबा हो रहा था, तो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं एक जगह बैठ गया। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का बयान है, जिनको आगे कर जिनको मोहरा बनाकर दोनों भाई बहन अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और देखिए, मैं फिर कहूंगा, प्रियंका, हम लोग पिछली बार जब चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि संसदीय राजनीति में जरूर नहीं है, लेकिन राजनीति में तो अखाड़ेबाज वो हैं, और उन्होंने वो राजनीति करनी शुरू कर दी। और कैसे उन्होंने झूठ बोला आकर, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं, उसके बाद कह रही कि उनको गिरा दी गया, उनको लगा पैर टूट गया। अरे हर्षवर्धन, 82 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका शरीर भी काफी वजनदार शरीर है। अगर वो खुदा न खास्ता, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से बिल्कुल वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हर व्यक्ति को रहना चाहिए। कैसे झूठी एफआईआर और काउंटर एफआईआर कराने की कोशिश की गई, और वो भी 4 बजे के बाद याद आता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान बोलते बोलते कि लड़ेंगे, अभी मरने वाला नहीं हूं मैं, और तब तक उनकी तबीयत खराब हो गई, 4 सुरक्षाकर्मी सहयोगी उनको पकड़ कर बिठाते हैं, फिर उसके बाद उनकी स्थिति खराब होती है। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में, और बार बार ये कहा जाता है ना कि एल्डर्स हाउस में तो डिबेट हो जाए, चलो ये लड़ भिड़ कर आए हुए लोग हैं, ये थोड़ा लड़ भिड़ ले लोकसभा वाले, राज्यसभा में डिबेट जो हो रही, और खड़गे जी राज्यसभा में नेता भी हैं, तो उनको तो ये करने की, और आफ्टर थॉट था, बिल्कुल तो साफ दिखता है। यहां तक कि अमित शाह के भाषण के दौरान भी खड़गे जी को कुछ याद नहीं आया कि कोई गड़बड़ हुआ। बाद में ये सब तय किया गया कि यही एक तरीका है, नीली टी शर्ट पहन लो, बाबा साहब का नाम लेने लोगो। अब मैं आता हूं उस पे जो आपने सवाल खड़ा किया। देखिए, एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े सलीके से सबको ध्वस्त कर दिया, और मैं तो बार बार कहता हूं कि जो बाबा साहब के नाम पर उन्होंने पंच तीर्थ बनाया, और मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, उनको भगवान या उनको उस तरह से मत बनाइए, लेकिन राष्ट्रनायक वो थे, बड़े राष्ट्रनायक थे। जैसे देश के नायक आप कहेंगे, जैसे पहले के समय में अगर कहें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, बाल गंगाधर तिलक रहे, मतलब ये सारी जो परंपरा है वो सारे लोग रहे। और आज के समय में अगर आकर कहेंगे तो ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से शुरू कीजिए, सारे प्रधानमंत्री हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी तक आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी तक आते हैं, या जिनको आप प्रधानमंत्री नहीं रहे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब राष्ट्रनायक रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब राष्ट्रनायक रहे। वैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। मैं न कम न ज्यादा, ये करने की मेरी क्षमता नहीं है, ये मैं करना भी नहीं चाहता। लेकिन भगवान कौन बना रहा है? जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भगवान के खिलाफ, भगवान की पूजा करने से मना कर दिया, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, देश में भगवानों से भी ज्यादा मूर्ति अंबेडकर की लगा दी। उस मूर्ति पर किसको ऐतराज हुआ? किसी तथाकथित जो सवर्ण या किसी, उसको नहीं ऐतराज हुआ। उस पार्टी को सबसे ज्यादा लाठी चलाने का मन हुआ जिस पार्टी के लिए कहा जाता है, हालांकि उस पार्टी के संस्थापक भी वो पहलवान ही थे, लेकिन वो ऐसी पहलवानी नहीं करते थे, लेकिन उनके समर्थक दिन रात पहलवानी करते थे, हल्ला बोल से लेकर सब किया। इस पूरी मानसिकता को समझिए। और अंबेडकर के जो सबसे बड़े विरोधी पार्टियां रही, चाहे वो बिहार हो चाहे वो यूपी हो, वो आज अंबेडकर वाद की बात करके, और मैं फिर कह रहा हूं,
ब्राह्मणवाद से लड़ेंगे, मनुवाद से लड़ेंगे, लेकिन अंबेडकरवाद चलाएंगे तो वाद तो नहीं चलेगा। और इसका एक और हमको देखने को मिला था, महाराष्ट्र चुनाव के तुरंत बाद परभणी में हिंसा हो गई। हिंसा क्यों हुई, दर्शकों को जानना चाहिए, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको जानना चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति बनी हुई है परभणी में, वहां कोई प्रदर्शन हुआ, उनके सामने ग्लास बॉक्स में संविधान की प्रतिकृति रखी, वहां किसी ने पत्थर फेंका, वो ग्लास टूट गया, एक व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया गया तेजी में, लेकिन उसके बावजूद पूरे शहर में दंगा किया गया, बड़ी बड़ी लाठी, मोटे मोटे डंडे लेकर गाड़ियां तोड़ी गई, राह चलते स्कूटी तोड़ी गई, मतलब सब कुछ किया गया। अच्छी बात यह कि देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक से निपटे, और जो वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब के पौत्र हैं, अब जरा ये भी आप जान लीजिए, अगर उससे कुछ होता तो भैया वंचित बहुजन अघाड़ी तो मुख्यमंत्री बना देती बाबा साहब अंबेडकर को। दलितों ने वोट किसको दिया है, क्योंकि हिंदू से वो पहचानते हैं खुद को। दरअसल ये सारी लड़ाई जो है ना, वो हिंदू पहचान पर हमले की है राजेश्वर, इसको आप समझिए। जब उस हिंदू पहचान पर हमला करना है तो भारत बंद सोसाइटी दिखेगी, तब जॉर्ज सोरोस का रोल आता है, और जॉर्ज सोरोस तय करता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिराएंगे और ओपन सोसाइटी क्रिएट करेंगे। तब सवाल आता है कि एफडीएल एपी में सोनिया गांधी क्या कर रही थी, तब सवाल आता है कि राहुल गांधी वही शब्दावली, वही भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं जो जॉर्ज सोरोस करता है, तब सवाल आता है कि राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं बाहर जाकर विदेश में कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं और भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। कमाल की बात यह कि जिस देश में लोकतंत्र लगातार मजबूत हो रहा है उसको ये कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये बात जो हर्षवर्धन ने कही, मैं यही दरअसल आप सबसे चर्चा भी करना चाहता था, सुनवाना भी चाहता था कि इसके पीछे एक डिजाइन समझिए। ये अनायास होने वाली चीजें नहीं है, ये सायास किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। पहले संविधान के नाम पर, देखिए संविधान के नाम पर मोदी सरकार को घेरा गया, बहुत अच्छा किया, विपक्ष का ये काम करना चाहिए। संविधान की रक्षा करना ये उसका दायित्व तो है, और उसके संरक्षक के रूप में सभी राजनीतिक दल वहां पर मौजूद हैं, अपने अपने तरीके से बात रखें। लेकिन कैसे मैन्युपुलेट किया जाता है, उसके पीछे मंशा जो है वो जरूर देखने वाली है। ये जो तिलमिलाहट, तिरस्कार, तमतमाहट ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको संसद के अंदर, वो सिर्फ इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। चंद खिलौना नहीं मिलता है तो उसके बाद वो पहले परछाई में देखते रहे, नहीं परछाई में मिला तो नहीं मिला तो पूरा सब कुछ अस्त व्यस्त कर दो, तहस नहस कर दो। ये आपका खिलौना नहीं है, संविधान कोई खिलौना नहीं है, इस बात को समझने लगेगा, समझना पड़ेगा। पिछली बार भी हम लोग जब चर्चा कर रहे तो एक बात हुई थी कि संविधान जो है कोई इस तरीके की ठोस और जड़ चीज नहीं है, चेतन है, तरल है, प्रवाहमान है। उसके साथ में तमाम जो संशोधन अच्छे बुरे इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये कह देना कि बाबा साहब का संविधान हटा देंगे, देखिए ये फिर यहाँ पर समझिए, ये ना कोई वेद है, ना पुराण है, ना कुरान है, ना बाइबल है। ये इस तरीके की चीजें नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ उस तरीके का नहीं है कि कुछ लोगों की अपनी आस्था के साथ सिमटा हुआ। इसके साथ साथ में आस्था से ज्यादा व्यवहारिकता है, और कैसे शासन प्रशासन चले इसके नियम, इसके कायदे तय किए गए हैं। और अगर इससे आप अनदेखी करते हैं और उसको अगर आप इस तरीके से गलत स्वरूप देने की कोशिश करते हैं तो ये निश्चित तौर पर पूरे समाज के लिए खतरनाक होगा। और मुझे लगता है कि ये बात मोटे तौर पर समझनी चाहिए। घटनाएं आपके सामने लगातार आ रही हैं, लेकिन हर्षवर्धन एक बात और, जब आप जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी का भी जो पूरा जो अवतरण आया इस पूरे मतलब उसमें, मैं लगातार उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मतलब एक तो आपने कही वो जो क्लिप काट कर फैलाने वाले जो लोग पार्टी बन गई है और किस तरीके से उन्होंने झूठ फैलाया, प्रिविलेज की बात है। अभी तक सरकार भी और संसद भी इस पर कुछ करते हुए दिखाई नहीं पड़ी है। सवाल मेरा ये भी है कि ये इन तत्वों को प्रश्रय तो जो लोग दे रहे हैं सुख दे रहे हैं, लेकिन इन पर क्यों नहीं उचित कार्रवाई हो पाती है, ये सवाल तो सरकार से पूछना पड़ेगा। क्योंकि बार बार आप याद करिए कि लोकसभा चुनाव के समय भी अमित शाह का ही एक इसी तरीके का वक्तव्य आरक्षण को लेकर फैलाया गया था, वो भी क्लिप काट कर ही फैलाया गया था। ये बार बार हो रहा है, लेकिन ये कब तक? राजेश्वर, बाकायदा अमित शाह ने कहा राज्यसभा में, अपने भाषण के दौरान कहा कि मेरा भाषण लोकसभा के चुनाव के समय झूठ काट कर फैलाया गया। उस वक्त रेवंत रेड्डी पर एफआईआर हुई थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारा सोशल मीडिया देखने वाले ने कर दिया था। सवाल यहाँ ये है कि जिस अमित शाह को आप कहते हैं कि अरे वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो तानाशाही कर रहे हैं, उस अमित शाह का झूठा भाषण आप चला दे रहे हैं। गृह मंत्री के तौर पर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी ही चाहिए। कई बार ये लगता है कि शायद राजनीति में वो चाहते हैं कि इस तरह की अराजकता हो। आपको ध्यान में होगा संजय राउत ने बयान दिया था कि सीरिया जैसे हालात हो रहे हैं। अब सोचिए, सीरिया में जहां
तानाशाही तो छोड़िए, बाकायदा मुस्लिमों का कत्लेआम कराया असद ने, वहां से तुलना कर रहे हैं। और कमाल की बात ये कि जो लोग कहते हैं कि हमने संविधान को जिंदा रखा, हमारी नेहरू गांधी परंपरा ने जिंदा रखा, वो लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अराजकता हो जाए, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि दंगा हो जाए, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि दो वर्ग एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाए, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जाति आधार पर विभाजन हो जाए, वो कोशिश ये करते हैं कि संविधान बना मनुस्मृति हो जाए। मनुस्मृति, मैं बार बार कहता हूं और इसको मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसको उस समय लिखा गया जब दुनिया में कोई भी इस तरह का कोई विधान बनाने की स्थिति में नहीं था। उस समय की स्थिति के अनुसार अगर देखें, और जो लोग कहते हैं ये ब्राह्मणों के लिए बना है, मैं कहता हूं मनुस्मृति के लिहाज से रहने वाला, व्यवहार करने वाला एक ब्राह्मण धरती पर दिखा दीजिए अगर वर्ण व्यवस्था के लिहाज से कहें। और उसमें जो भी जिसके लिए कहा गया है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें जिसको एकदम अस्वीकार किया जाना चाहिए, हम उसका पूरा प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन उसी मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तब उसको आप नहीं देखते। और उसके आगे की लाइन कहती है कि आप पूजा तो करिए ही करिए, अगर आप तिरस्कार करते हैं तो आपका बड़ा से बड़ा कार्य निष्फल हो जाएगा। तो उसको ये लोग क्यों नहीं करते? और मनुस्मृति आपको बुरी लगती है, लेकिन मनुस्मृति तो किसी के आचार विचार व्यवहार में नहीं, किसी हिंदू के घर में नहीं है। मैं ये 4 साल पहले लेकर आया, ये मनुस्मृति मैं 4 साल पहले लेकर आया, क्योंकि इतनी गालियां लोगों ने दी, सिगरेट से जलाया उसे, जूता रखा। सोचिए क्या कोई पुस्तक पर, और ये सब कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, दहाड़ेगा जो पिएगा। और वो क्या कर रहे हैं? पुस्तक पर जूता रखते हैं, पुस्तक पर को सिगरेट से जलाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो एक घृणा विद्वेष करने की कोशिश है उसके पीछे वही है, हिंदू आइडेंटिटी से लोग एक हो रहे हैं अपनी जाति छोड़कर। हरियाणा में दिखा, महाराष्ट्र में उसका सुपरलेटिव डिग्री दिखा, ये भी एक डर है मुझे लगता है। और इसके महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो खुद डॉक्टर अंबेडकर की धरती है, ज्योतिबा फूले की धरती है, और दलित आंदोलन, दलित चिंतकों की धरती है। तो वहां पर कौन किस तरफ गया। लेकिन इसके साथ में एक बात तो और है, मुझे लगता है कि ये तो समझना पड़ेगा, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आप बात करते हैं तो आखिर वो क्या चाहते थे, क्या कहते थे, और जो कांग्रेस की या नेहरू गांधी परिवार की जो पॉलिटिक्स है वो कितनी अलग थी। वो तो साफ साफ कहते थे कि पिछड़ों और दलितों को जो चीजें मिलनी चाहिए और जिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उससे पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्तेफाक नहीं रखते हैं। भाई उस समय की उनकी सोच रही होगी, मैं उस समय नहीं था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके विरुद्ध वहां पर जाकर इस्तीफा देते हैं और किस तरीके से वो बार बार उठाते हैं कि वो मुस्लिमों को ज्यादा चिंता करते दिखाई पड़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर किस तरीके से गलत फहमी फैलाकर समाज को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है, ये जरूर देखने वाली बात है। जी हर्ष। संसद से 100 मीटर दूरी पर, क्योंकि आप तो नियमित तौर पर बरसों से संसद कवर करते रहे, मेरा वो अनुभव संसद कवर करने का नहीं रहा, लेकिन ठीक है उस तरह से तो जानते ही हैं। संसद से 100 मीटर की दूरी पर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इस सरकार ने बनाया। 26 अलीपुर रोड पर जो बाबा साहब की स्मृति में बनाया गया है वो कमाल की जगह है, लोग आ रहे हैं। और मैं कहता हूं जो लाखों करोड़ों दलित अनुसूचित जाति के लोग वहां जाकर आए हैं वो इन झूठों की बात मानेंगे। और चलिए मान लिया पुराना वाला अगर कहें तो जवाहरलाल नेहरू सीधे सीधे अंबेडकर के विरोधी थे, चलिए नए वाले में आ जाते हैं, अतीत की बात नहीं करते, प्रियंका जी की बात मान लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार में जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो सब वंचितों के उत्थान के लिए हैं, वो सब उनके लिए हैं जो समाज में हाशिए पर पड़े हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा बाबा साहब का कोई टॉर्च बेरर नहीं हो सकता था, एम्बेसडर नहीं हो सकता था, रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता था। ये उनको पीड़ा दे रहा है कि बाबा साहब की जो सारे काम कर रहा है उसकी पहचान हिंदू के तौर पर है। असली बात ये है, इसको समझिए, मूल मसला ये है। नहीं बिल्कुल, वो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर चाहे आप भवन बनाने की बात कर रहे हैं, बगल में राजीव गांधी फाउंडेशन बहुत पहले बन के तैयार हो गया था, उसकी जगह भी मिल गई थी और वो बिल्कुल भव्य तरीके से तैयार हो गया था। लेकिन एक छोटी सी कोठरी में पूरा जो है जो अम्बेडकर संस्थान उनको वहां पर सिकोड़ कर रख दिया गया, तो उसको भव्यता का स्वरूप नरेंद्र मोदी को देने का मुझे लगता है श्रेय मिला। निश्चित तौर पर मैं जब कहता हूं कि नायकों का आप सम्मान करते हैं तो आप अपने देश का सम्मान करते हैं, अपने देश की संस्कृति का सम्मान करते हैं, और ये करना चाहिए। आप लोग बातें कर रहे हैं लेकिन बातें भी नहीं कर रहे हैं, आप दरअसल बातें वैमनस्य फैलाने के लिए, अपना राजनीतिक हित साधने के लिए कर रहे हैं। तो राजनीतिक हित साधना है तो भैया बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, समाज को बांट कर तो मत साधो। अब इसके बाद जब बात शुरू होती है कि अम्बेडकर का, मैं ज्यादा अतीत में नहीं जाना चाहता क्योंकि लोग कहेंगे कि नेहरू अम्बेडकर, शुरुआत में ही प्रियंका गांधी ने कह दिया सदन में कि भाई आप नेहरू जी को ही कहते रहते हैं। लेकिन आज की तारीख में आपने क्या करना शुरू किया, क्या कर रहे हैं। जब हरियाणा की बात आई थी तो आपको शैलजा नहीं दिखाई पड़ी थी, और तो और जाने दीजिए हर्षवर्धन,
दिल्ली में बैठे हुए लुटियन जोन के जो पत्रकार हैं, मैं तमाम टीवी चैनल्स में जब गया, जब मैंने कहा कि शैलजा का जिस तरीके से तिरस्कार हो रहा है ये भारी पड़ सकता है, और अगर बात इतनी ज्यादा है संविधान की तो शैलजा को क्यों नहीं आगे करते हैं, क्यों ये मैसेज नहीं देना चाहते, और तब तो फिर सरकार आएगी नहीं, वहां पर हुड्डा ही सरकार ला सकते हैं। अरे नहीं क्या नहीं हुआ वो तो देखा नहीं। तो आप सोचिए ना कि सोच क्या है। कुल मिला के अम्बेडकर का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता के लिए ही करना है, इससे ज्यादा उनके प्रति कोई सहानुभूति किसी को नहीं है, ना इस परिवार को है, ना राजनीति में है। वाकई अगर इसका श्रेय किसी को जाएगा तो मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि भारतीय राजनीति के केंद्र में अगर डॉक्टर अम्बेडकर को किसी ने केंद्र में लाने का काम किया, वरना पहले तो क्षेत्रीय छत्रप करते थे, काशीराम करते थे, मायावती करते थे, कभी तमाम क्षेत्रों में लोग होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे मुझे याद नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी का कोई भाषण बिना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के बगैर हुआ हो। आपको याद आता है हर्षवर्धन? मैं आपको उससे भी आगे बताता हूं। संविधान जो बना उसका दिवस मनाने का काम किसने शुरू किया? इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री के तौर पर। संविधान को माथे पर लगा के जाते हैं, हर जगह संविधान होता है। एक और रोचक बात बताई कि जब संविधान बने 50 वर्ष हुए तो उस वक्त अटल जी की सरकार थी, उन्होंने मनाया, लेकिन जब 25 वर्ष हुए थे तो क्या हुआ था? आपातकाल की स्थिति थी देश में। तो संविधान ऐसे, पहला संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जवाहरलाल नेहरू, अपने लिए सारे नियम कानून बदल लेना, न्यायालय के खिलाफ जाना संशोधन इंदिरा गांधी, अब मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए न्यायालय के निर्णय को उलट देना शाहबानो राजीव गांधी। तो एक तरह से पूरा का पूरा संविधान का उल्लंघन उन लोगों ने किया। और यहां तक नहीं है, एक जो जिसको कहते हैं ना कि आप उधर तो नजर नहीं उठा सकते हैं, कैसे बोल देंगे, श्रीमती सोनिया गांधी जी। सोनिया जी ने तो सब किनारे कर दिया, त्याग की मूर्ति कह रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नया तरीका निकालते हैं। इस देश ने कल्पना नहीं की थी, जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी संविधान का जो कहें कि संशोधन या बदल बदल कर रहे थे, प्रियम्बल बदल कर रहे थे, सोनिया गांधी ने कहा कि ना अब इस सबसे ऊपर होगा। कैबिनेट जनता से चुनकर आए सांसद, प्रधानमंत्री जनता से चुने सांसद तय करते हैं, लोकसभा या राज्यसभा से कोई आए। सोनिया जी ने कहा कि हम कुछ भी हो, हम बनाएंगे एनएसी, और पीएम साहब भी उसी को औपचारिक अनौपचारिक रिपोर्ट करेंगे। इस देश में आपातकाल सिर्फ एक बार नहीं लागू हुआ, ये दोबारा फिर से चला था 2004 से 14 तक, जिसमें आदत है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को लगता है कि हम जो करेंगे वही अंतिम सत्य है। लेकिन हम किधर जाता हुआ देख रहे हैं, आखिर में यही चर्चा करते हैं, इसको समापन करेंगे। लेकिन इस नोट के साथ में एनएससी की तो बात आपने कर दी, लेकिन वो कैबिनेट नोट जो फाड़ा गया था और वो प्रस्ताव बदल गया था बिना किसी कैबिनेट का सदस्य हुए, ये भी दिखाई पड़ता है कि संविधान के प्रति कि कितनी आस्था निष्ठा। खैर चलिए, आज इतना ही चर्चा में, और मैं बस यही कहूंगा कि जो राज की बात हर्ष के साथ में आज हमने सिर्फ इसी मुद्दे पर सब कुछ केंद्रित इससे रखा क्योंकि इससे बहुत कुछ तय होता है। आने वाले समय में इससे बहुत कुछ बनना और बिगड़ना दोनों है, ये समझना पड़ेगा सबको, हमको भी आपको भी। तो मुझे लगता है इतना ही काफी। फिलहाल अगला एपिसोड आप हमारे साथ करेंगे ना? बिल्कुल, बस मैं आ रहा हूँ सोमवार को दिल्ली में आपके साथ ही रहेंगे। चलिए, देखिए, आपसे वादा है कि हर्षवर्धन जी के साथ मिलना है, तो राज की बात हर्ष के साथ का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। तो बाहर से भी है, तो थोड़ा सा हमने कोशिश की है, अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी रहेगी हो तो आप उसको सहयोग करिएगा और हमें क्षमा करिएगा, बस इतना ही कह सकते हैं। बाकी आप लोग देखते रहिए राज की बात हर्ष के साथ, और हम लोग को अपना प्यार, आशीर्वाद और अपने कमेंट सब देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।